हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की न्यू साइंस, जो कि 2026-27 के अंदर सॉरी 27 28 के जो सेशन में नई आने वाली है, वो एनसीईआरटी की बुक है। चलिए करते हैं। और चैप्टर का नाम है अदृश्य जीव जगत, हमारी आंखों की क्षमता से परे। अदृश्य जीव जगत और हमारी आंखों की क्षमता, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। देखो, अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे। जीव का मतलब होता है जीवन, जैसे सूक्ष्म जीव हो गए। अदृश्य सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो हमारी आंखों से नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे जो शरीर है उस पे लाखों ऐसे कीड़े हैं जो घूम रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वो अपने शरीर पर रहते हैं। हम कितने भी नहा ले, कितने भी अच्छे से धो ले, वे कभी भी अपने कभी भी अपने शरीर से खत्म नहीं हो सकते, और उनके बिना अपना जीवन भी संभव नहीं है। ठीक है। और आंखों की क्षमता क्या है, हम कितना देख सकते हैं, इसकी जूम इन जूम आउट क्या है, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि जूम इन जूम आउट है या नहीं है, क्या क्षमता है। चलिए तो करते हैं विचार आज के अपने इस चैप्टर पर। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर है खोजबीन और विचार करेंगे। किन किन चीज़ों पर करेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके आसपास का अदृश्य संसार दृश्यमान हो जाए तो आप क्या देख पाएंगे। मतलब अपने आसपास काफ़ी सारे ऐसे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अपने शरीर पर, अपनी रोटियों पर, अपने दही के अंदर, अपने दूध के अंदर, अपने खाने के अंदर, ऐसे काफ़ी सारे जीव हैं। अगर वो हमें दिख जाए तो समझो खाना पीना सब छोड़ देंगे अपन। आपको क्या लगता है कि इस अदृश्य संसार का अवलोकन करना आकार, जटिलता अथवा सजीवों के संबंध में आपके सोचने के ढंग को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब बहुत सूक्ष्म आकार होता है उनका, छोटा, और बहुत जटिल उनकी संरचनाएं होती है, और यह है अपने जीवों की। चलते हैं आगे। और माने सूक्ष्म जीव होते क्या है, वे जीव जिन्हें हम देख नहीं सकते वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं। अपने प्रश्नों को साझा कीजिए, यहाँ पे लिखना है आपको। चलते हैं आगे। चैप्टर अपना पेज नंबर 9 है। आ ही चुका है अपना मानव नेत्र। क्या आ चुका है मानव नेत्र। वैसे आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसे और बिग कर सकता हूँ।
ठीक है। हाँ ओके, मैंने कर दिया है। थोड़ा सा बिग दिखाई तो दे रहा है, अगर उधर शिफ्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे इसे अच्छे से आपको दिखाया जाए, है ना। मानव नेत्र, अब आपको तो पता ही है कि भाई अपना जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का समझ रहे हो ना, अपनी मानव की आंख के बारे में कहा। नेत्र मानी होती है आंख। केवल उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो एक निश्चित आकार से बड़ी होती है ना। बहुत छोटी है तो हम देख ही नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी है मतलब एक निश्चित आकार है तभी हम देख पाएंगे। हाँ, लंबे समय तक हम अपने आसपास की कई छोटी छोटी वस्तुओं से अज्ञात थे। बहुत समय पूर्व लोगों ने यह खोजबीन की थी कि कांच का एक वक्रित टुकड़ा छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखा सकता है, जिसे हम वैसे तो कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं ना, आजकल इसी नाम से आता है। ठीक है। यह कांच का टुकड़ा मसूर मसूर की दाल मानी लेंटिल लेंटिल के दाने जैसा था, जो कि बीच में से मोटा और किनारों से पतला था। इसीलिए इन्होंने इसे लेंस कहा। क्या कहा इन्होंने इसे? लेंस कहा। क्या कहा? लेंस। क्या कहा? लेंस कहा। क्या कहा इन्होंने इसे? लेंस कहा। ठीक है, आगे चलिए। समय के साथ लेंसों की गुणवत्ता में सुधार किया गया और उनकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाया गया। साधारण आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा या बड़ा करके देखना। आवर्धन का मतलब वैसा होता है मैग्नीफाई, इंग्लिश में इसे मैग्नीफाई कहते हैं ना, मैग्निफिकेशन करना। कोई छोटी चीज है तो उसे बड़ा करके देखना। लेंसों से लेकर सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब पता है ना, ऐसा ऐसी दूरबीन जिससे छोटे जीवों को बड़ा करके देख सके, समझ लो। ठीक है ना। ओके। प्रत्येक नए उपकरण ने मनुष्य को वह देखने में सहायता प्रदान की जिनमें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। माने अपनी नग्न आंखों का मतलब है कि बिना कोई चश्मा वश्मा लगाए, बिना कोई लेंस के उपयोग किए हम छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने छोटे छोटे जीवों से भरे एक अद्भुत और अदृश्य संसार का मार्ग प्रशस्त किया। क्या किया? मार्ग प्रशस्त किया। मतलब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही जो बैक्टीरिया हैं, छोटे जीव हैं, वायरस है, उनको पता कर पाए। इस अध्ययन में हम ऐसे ही कुछ जीव रूपों का अन्वेषण करेंगे। आप जीवों की अद्भुत विविधता, विविधता का मतलब है कि काफी सारे जीव हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, और अलग अलग प्रकार के हैं इसीलिए विविधता है, के विषय में पहले भी पढ़ चुके हैं। अपने चारों ओर देखिए, कितने सारे सुंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। वे विविध आकार, रंग, रूप के हैं। एक जैसे थोड़ी होते हैं सारे पेड़, एक जैसे आकार के थोड़ी होते हैं, एक जैसे फल थोड़ी देते हैं, एक जैसे फूल थोड़ी देते हैं, सब अलग अलग है। उनका तना भी अलग है, उनकी पत्तियां भी अलग है, उनका कलर भी मैं देखे तो भिन्न होता है। उनके तने का कलर हो, किसी का तना सॉफ्ट होगा, किसी का हार्ड होगा, किसी की पत्ती गोल होगी, किसी की लंबी होगी, पता नहीं किस किस प्रकार के। जंतुओं में देखे तो कोई काला होगा भैंस जैसा, कोई गाय जैसा सफेद होगा, गाय जैसा लाल भी हो सकता है। मनुष्य हर प्रकार का हो सकता है, काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ओके, लंबाई के आधार पर भी और हो सकते हैं कि नस्ल भी अलग हो। जैसे इंडियन नस्ल अलग टाइप की है इंसान की, और अफ्रीकन नस्ल अलग टाइप की है ना, अमेरिकन नस्ल अलग टाइप की है, देख सकते हैं आप उनमें। वे न केवल अपनी संरचना में अपितु अन्य लक्षणों में भी भिन्न होते हैं। ये सभी जीव, चाहे वे पौधे हों अथवा जंतु, जीव कहलाते हैं। ठीक है ना, ये पौधे भी जीव जगत में ही आते हैं। ये श्वसन करते हैं, और श्वसन करते हैं तो जीवित हैं इसका मतलब। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जीव जगत है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी आंख से दिखाई देने वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है?
नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सोचा। आप सोच के बताएं और कमेंट कीजिए कि क्या आपको ऐसा छोटा से छोटा जो जीव है जो आपने देखा हो और उसका नाम आप जानते हो, कमेंट में जरूर डालिएगा। ठीक है। आपकी आंखें कितनी छोटी वस्तुएं को देख सकती है? आपने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा पहने हुए देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि चश्मा उन देखने में स्पष्ट देखने में कैसे सहायता करता है, अथवा क्या होता है जब हम किसी वस्तु का अवलोकन करने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं? वो एक आवर्धक है। अगर कोई वस्तु अपने को छोटी दिखाई दे रही है तो वो क्या करता है, उसको अपने आकार में बनाकर दिखा देता है अपने को लेंस। बस लेंस का काम यही है। ये नहीं है कि लेंस, जैसे मान लीजिए कि मेरी आंखें नॉर्मली अच्छी है तो मैं हर चीज को उसकी बराबर स्थिति में उसके अच्छे स्वरूप में देख पाऊंगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आंखों में कमी है तो बस वो चश्मा इसीलिए लगाया जाता है कि वो जो जो वस्तु है उसकी वास्तविक स्थिति उसको दिखाई दे सके। ऐसा नहीं है कि सामने आदमी गोरा है, काला है और उसको गोरा हो जाए चश्मा लगाने से, तो ऐसा नहीं है। चश्मा मतलब लेंस उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है। क्रियाकलाप आइए अवलोकन करें। चित्र 2.1 में दर्शाए अनुसार एक गोल पर्दे वाला फ्लास्क, गोल पैंदे वाला फ्लास्क देखा है आपने? कॉनिकल फ्लास्क, ये लैब में आपको मिलेगा। यदि आप कभी लैब देखें तो कॉनिकल फ्लास्क होता है, एक गोल पैंदे वाला फ्लास्क होता है। वही कॉनिकल फ्लास्क भी कह सकते हैं हम उसे, है ना। राउंड बोतल फ्लास्क है ये, है ना। गोल पैंदे वाला जो रहता है वो राउंड बोतल फ्लास्क रहता है ना। का मुंह पर कॉर्क से बंद कर दीजिए, पानी भरकर उसको क्या कर दीजिए, कॉर्क लगा दीजिए। कॉर्क का मतलब यहाँ ढक्कन होता है एक प्लास्टिक का, रबर का, वो उसमें डाल दिया जाता है। अब फ्लास्क को एक खुली पुस्तक पर रखिए और उनके माध्यम से पुस्तक के अक्षरों को देखिए। क्या आपने कुछ रोचक देखा? क्या देखा? जब आप फ्लास्क के माध्यम से अक्षरों को देखते हैं तो वे बड़े दिखाई देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जल से भरा हुआ फ्लास्क एक आवर्धक लेंस, मानी आवर्धक का मतलब होता है मैग्नीफाइंग लेंस की भांति कार्य करता है। और इसे वास्तविक आवर्धन लेंस लीजिए और छोटे जीवों जैसे चींटियों को देखिए, और क्या आप इसके शरीर की संरचना को पहले से अधिक स्पष्ट देख पाएंगे? चींटी को ले, चींटी और उस फ्लास्क से देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क, है ना। उसके माध्यम से भी आप देख पाएंगे। आपको दिख रहा होगा ये शायद पुरानी बुक है, नई वाली बुक नहीं है, और उसको यहाँ से देखा गया है, अक्षरों को बड़ा करके दिखाया गया है इसके अंदर, है कि नहीं। गोल पैंदे वाला फ्लास्क है, इसे हम राउंड बोतल फ्लास्क कहते हैं इन इंग्लिश के अंदर। ये एक तरीके से आवर्धक लेंस का काम कर रहा है, छोटी चीजों को बड़ा करने का काम कर रहा है ये। लंबे समय तक लोग अपने आसपास सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उत्सुक थे। लंबे समय तक तो पता ही नहीं था छोटे छोटे जीव भी होते हैं। लोग बिना हाथ मुंह धोए खाना खा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समझने लगे आजकल हाथ धोते हैं फिर खाना खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने हाथों पर काफी सारे ऐसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जो कुछ तो हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, इसीलिए हाथ धोया जाता है। तो फिर हम इस अदृश्य संसार की खोज कैसे कर पाए? क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी वैज्ञानिक खोज ने सर्वप्रथम इस सूक्ष्म संसार को देखने में सहायता की? चलिए तो करते हैं बात। ठीक है। क्या आप संज्ञान में है? क्या आपके संज्ञान में है? संज्ञान का मतलब है कि आपको पता है, क्या पता है कि वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक था जिसने कोशिका की खोज की थी। ठीक है ना। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की।
और वे एक सतर्क प्रेक्षक और सकुशल कलाकार भी थे। इस पुस्तक में उन्होंने अत्यंत छोटी छोटी वस्तुओं के आवर्धित चित्र दिखाए, जिन्होंने लोगों जिन्होंने लोगों ने जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वस्तुएं उन्होंने उस उपकरण से देखी जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है। उनका सूक्ष्मदर्शी नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से 200 गुना से 300 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। ओ भाई, खतरनाक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, है ना, रॉबर्टोक ने। एक दिन उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा और पाया कि उसमें कई छोटे छोटे रिक्त स्थान प्रकोष्ठक हैं। क्या है? प्रकोष्ठक हैं। ये प्रकोष्ठक उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे लगे। उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाया और प्रत्येक छोटे भाग को कोशिका कहा। लो भाई, कोशिका देख ली उसने। क्या देख ली? कोशिका। इसलिए मैंने कहा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहा गया। मानी मानव की जो सबसे छोटा पार्ट है शरीर का, उसे कोशिका कहा गया। वर्ष 1660 के दशक के आसपास एंटोनी लुवॉन हॉक नामक एक डच वैज्ञानिक ने अधिक विस्तृत लेंस बनाए। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं और इसके बारे में। मैं आशा करता हूं आप भली बातें इनको समझ रहे होंगे और कोई इशू नहीं है। चले आगे। लो भाई, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी तो खतरनाक तरीके से बनाई। पहले एडवांस मशीनें नहीं थी तो उन्होंने अपने हिसाब से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया और बनाया। जिन्होंने अधिक उपयोगी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। उन्होंने तो काम चलाने वाले सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। किसने किसने बनाई थी काम चलाने वाले? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन भाई साहब, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आ गया और उसने शानदार विस्तृत लेंस वाली एक क्या बना दी? सूक्ष्मदर्शी बना दी, जो कि यहां दिख भी रही है आपको। यह सूक्ष्मदर्शी जैसे जीवाणु और रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से देखने और उनका वर्णन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इसी कारण उन्होंने सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा गया। मानी पानी लेकर आना पीने का। किसे कहा गया? एंटोनी ल्यूवॉन हॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा गया। जनक का मतलब होता है पिता। ठीक है, जनक का मतलब जन्म देने वाला कहा गया। चलिएगा, आगे चलते हैं और करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। हाँ, हेलो। तो मैं चुप रहे भाई, खैर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। और एक कुत्ता आ गया भाई पीछे और वो भौंक रहा है, मान नहीं रहा।
अब करे क्या बताओ, आवाज तो जाएगी उसकी। तो ये उन्होंने कुछ चित्र बनाए हैं, माइक्रोग्राफिया नाम की एक पुस्तक थी, और सम क्या है, फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस उन्होंने लिखा है ऑफ द मिनट बॉडीज मेड बाई, नाम है उनका मैग्नीफाइंग ग्लास से उन्होंने बनाई थी एक बॉडी, है ना। ये कुछ बनाया था उन्होंने, ये बुक का नाम था उनकी का, है ना, माइक्रोग्राफिया नाम की उनकी एक बुक थी जो उन्होंने लिखी थी। आगे चलिए और करते हैं अध्ययन। ये जो अपने को दिखाई दे रहा है ये है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और ये भी उन्होंने कुछ सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, ये ल्यूवेन हॉक ने बनाई थी, और ये तो बनाई थी रॉबर्ट हुक ने ना, और ये बनाई थी ल्यूवेन हॉक ने। ओके, ये पहली जो पुस्तक है ये उधर एक क नंबर पे थी, तो माइक्रोग्राफिया थी, और रॉबर्ट हुक की सूक्ष्मदर्शी ये वाली है, ख वाली। और माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित कॉर्क का चित्र ये दिया हुआ है इसके अंदर, गया वाला। ये माइक्रोग्राफिया में उन्होंने ये वाला चित्र बनाया था, जो कि कहीं पे था ही नहीं ऐसा कि ये भी कोई जीव ही है। कोशिका क्या है, देखो कोशिका अपने शरीर का सबसे सूक्ष्मतम भाग है, सबसे छोटी इकाई है, और हम कह सकते हैं अपने शरीर की एक क्रियात्मक इकाई है ना। जितना भी अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है प्रत्येक कोशिका से मिलती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका के अंदर ही जो हम खाते हैं उसका दहन होता है, फाइनली एनर्जी वहीं से जनरेट होती है। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं अपने शरीर के अंदर। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कोशिकाएं वास्तव में कैसी दिखती है। आइए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं की मूल संरचना का अधिक गहनता से अवलोकन करें। खैर कोशिका के अंदर भी काफी सारे भाग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, ठीक है। तो ये सब भी होते हैं उनके अंदर। अब चलते हैं यहाँ पे, एक कोशिका देखी गई है प्याज, क्योंकि सभी जो हैं उनके अंदर कोशिकाएं होती हैं सभी जीवों के अंदर। तो प्याज भी एक किसी का भाग ही है, किसी पेड़ पौधे का, और पेड़ पौधे में भी कोशिकाएं होती हैं, है ना, जिन्हें हम पादप कोशिकाएं कहते हैं। तो उनके अंदर भी कोशिकाएं होती है। तो यहाँ से आपको पता है कि जो प्याज है उसकी एक झिल्ली होती है बहुत पतली सी, है ना। यदि आप लोगों ने प्याज खाया है तो प्याज पे एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है ना। आपने रसोई से या बगीचे से प्याज लीजिए और उसे पानी से भली भांति धो लीजिए, ठीक है। और प्याज को लंबवत टुकड़ों में काट लीजिए। अब एक छोटा टुकड़ा लीजिए और चिमटे की सहायता से उसकी भीतर सतह से पतली और पारदर्शी परत को बाहर निकालिए ना, पतली और एक पारदर्शी झिल्ली होती है, प्याज की झिल्ली कहते हैं उसे हम, क्या कहते हैं उसे हम, प्याज की झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम प्याज की झिल्ली कहते हैं। प्याज की झिल्ली को 30 सेकंड के लिए सैफ्रेनिन मानी लाल रंग का अभिरंजक होता है ये, कि सैफ्रेनिन, ठीक है ना, क्या होता है, लाल रंग का अभिरंजक होता है सैफ्रेनिन। उसकी कुछ बूंदों वाली पैट्री डिश में रखिए। ये जो डिश दिखी हुई है दैट इज कॉल्ड पैट्री डिश, ये कांच की होती है, बोरोसिलिकेट कांच होता है उसकी होती है ना, बोरोसिलिकेट कांच होता है, बहुत मजबूत होते हैं। नॉर्मली ये गर्म पानी करने पे कितने ही गर्म में ये टुकड़ा नहीं होता है इसका ना। एक पतले ब्रश की सहायता से प्याज की झिल्ली को दूसरी पैंट्री में रखिए जिसमें पानी हो, ताकि अतिरिक्त अभिरंजक निकल जाए। अतिरिक्त अभिरंजक है वो क्या हो जाए, निकल जाए, उसमें कलर जो है वो निकल जाए। अब प्याज की अभिरंजित झिल्ली को कांच की स्लाइड पर एक पतले ब्रश की सहायता से रखिए। ध्यान रखिए कि न तो यह टूटे और न ही यह मुड़े, है ना। स्लाइड पर प्याज की झिल्ली के ऊपर गिल्सरीन होती है। गिल्सरीन आप जानते हो क्या होता है, जब साबुन बनाया जाता है तो उस टाइम पे एक प्रोडक्ट निकलता है साबुन के साथ जिसे हम गिल्सरीन कहते हैं, है ना।
कि 1 बूंद या 2 बूंद डालिए और ग्लिसरीन कोशिकाओं को सूखने से बचाएगा और उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करेगा। चलिए चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और सीखते हैं। आगे अपने को क्या, हाँ, कि जो ग्लिसरीन डाल रहे हैं वो इसीलिए डाल रहे हैं जैसे कि जो झिल्ली है वो सूखे नहीं, ठीक है। और झिल्ली के ऊपर रखिए ताकि वायु के जो बुलबुले हैं अंदर न जाएं और शोषक पत्र से कवर स्लिप के किनारे पर जमा अतिरिक्त ग्लिसरीन को हल्के से पोंछिए। अब स्लाइड का सूक्ष्म दर्शी के द्वारा अवलोकन कीजिए। जो स्लाइड ली थी उसका सूक्ष्म दर्शी के माध्यम से अब अपने को क्या करना है, अवलोकन करना है। एक कागज से निर्मित मोड़े जा सकने वाले सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकते हैं और इसे इसकी तुलना कीजिए। आपको चित्र 3.2.3 और गै और 2.3 ख में समानताएं दिखाई देती हैं। आपको सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगभग आयताकार संरचनाएं दिखाई देंगी। ये प्याज की झिल्ली को कोशिकाएं प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं होती है जो बिना किसी धरा अंतराल के सघन रूप से व्यवस्थित होती है। अब आप अपने आसपास के विभिन्न पौधों के पत्तों की झिल्ली को भी देखिए। आप पाएंगे कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं और आपके विचार से जंतुओं का शरीर किससे बना होता है। मानी जो प्याज, अपने पास ये प्याज की झिल्ली है और इसको जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसको देखा गया तो ये जॉइंट दिखाई दे रहा है ना, कोशिका भित्ति है ये, ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली होती है ये जो आपको ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी ये दिखाई दे रही है, ये कोशिका झिल्ली है ना। और इसके अंदर ये कि ये डॉट सा दिखाई देगा आपको, ये डॉट, ये केंद्रक है, ठीक है। और इसी कोशिका पट्टी के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव भी कहते हैं। वैसे इंग्लिश में इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोशिका को सेल कहते हैं, है ना। और सेल कहते हैं तो सेल के अंदर जो भरा रहेगा वो साइटोप्लाज्म रहेगा, तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये दीवार है, ये तो ना, ये दीवार है, ये कोई कोशिका वोशिका नहीं है, पर ऐसी संरचना इसके अंदर दिखाई दे रही है ना। आगे चलिए अन्वेषण करेंगे अब अपने को कि आगे अपने पास जो है कि एक स्वच्छ जल से कुल्ला कीजिए और एक स्वच्छ टूथपिक टूथपिक के कुंद सिरे का उपयोग करके अपने कपोल कपोल माने होते गाल के भीतर भीतरी भाग को धीरे से खुरचिए। हाँ, गाल का भीतरी भाग है उसको धीरे से खुरचना है और खुरचे हुए पदार्थ में पानी की एक बूंद मिलाकर एक स्वच्छ कांच की स्लाइड पर रखिए। उसे समान रूप से फैलाइए।
स्लाइड पर रखे पदार्थ के ऊपर मैथिलीन ब्लू रंग का अभिरंजक की एक बूंद डाली है। अभिरंजक के उपयोग से बड़े हुए विपर्यास माने कंट्रास्ट के कारण सूक्ष्मदर्शी से देखिए पदार्थ की दृश्यता अधिकतम स्पष्ट होती है। 1 मिनट के पश्चात कोशिका को सूखने से बचाने के लिए स्लाइड पर रखे पदार्थ के ऊपर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। ग्लिसरीन मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है। जब हम साबुन बनाते हैं, चाहे नहाने का हो चाहे कपड़े धोने का हो, तो उसके दौरान एक पदार्थ आता है जो हम सर्दियों के अंदर अपने चेहरे पर भी लगाते हैं, अपने हाथ पांव पे भी लगाते हैं, जिससे फटता नहीं है। ठीक है ना, वो ग्लिसरीन ही होती है एक तरीके से। अब ध्यान से उस पदार्थ पर एक स्वच्छ कवर स्लिप रखिए और कवर स्लिप की सीमाओं से अतिरिक्त ग्लिसरीन को शोषक पत्र से हटा दीजिए। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखिए और आपको जो दिखाई देता है उसे अपनी नोटबुक में चित्रित कीजिए कि आपको क्या दिखाई दिया। ये कोशिका झिल्ली होगी, बाहर की होगी, फिर इसका कोशिका द्रव्य होगा जो इसके अंदर भरा रहता है। ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है केंद्रक। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा अपने को, है ना। बहुभुजाकार संरचना दिखाई देगी आपको जो कि कपोल की कोशिकाएं होती हैं जो आपके मुंह की आंतरिक परत बनाती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं और क्रियाकलाप 2.3 में मानव कपोल की कोशिकाओं के बीच आपने क्या समानताएं और विभिन्नताएं देखी। आपने देखा है कि कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। बाहरी परत को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, मध्य भाग में स्थित गोल संरचनात्मक संरचना को हम केंद्रक कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और जो एक पतली झिल्ली से ढका होता है वो कोशिका झिल्ली, और केंद्रक के बीच का स्थान जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं ना, ये पानी सा भरा होता है उसके अंदर, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको प्यारे बच्चों। भरा होता है ना, द्रव भरा होता है। कोशिका के 3 मूल भाग अर्थात कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका द्रव्य हो गया और केंद्रक हो गया। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली जो कोशिका को बांधे रखती है, और कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है, और उस द्रव के अंदर एक रहता है केंद्रक जो कोशिका का सेंटर होता है। अब इसके अंदर और भी चीजें होती है, जैसे मैं कहूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, गोल्जी काय की, है ना। तो वो सब आगे चीजें हम जानेंगे। तो कुछ कोशिकाओं जैसे प्याज की झिल्ली हो गई कि कोशिकाओं को एक अतिरिक्त बाहरी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका में इन संरचनाओं का महत्व है, ये कार्य करती हैं, क्या ये कार्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका झिल्ली को कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है और यह शरंध्र होती है और जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है। आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली का काम क्या है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति कहते हैं ना, अतिरिक्त और होती है ना ये भित्ति, उसी कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखती है। मानी कोशिका झिल्ली है ना, एक कोशिका को दूसरी कोशिका में मिलने नहीं देती है। यह सरंध्र होती है, मतलब इसके अंदर सरंध्र का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली का काम है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो कोशिका को भी देखो आवश्यकता होती है ना, भोजन की, क्योंकि जब तक उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रोथ नहीं करेगी, अन्यथा मर ही जाएगी वो, है ना। तो मरने से बचने के लिए उसे भी खाने की जरूरत है। तो बाहर से जितना भी पोषण आया हुआ होता है कोशिका झिल्ली क्या करती है, उसे अंदर लेने का काम करती है।
ठीक है। और जब पोषण हो जाता है तो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, यूरिक पदार्थ होता है, यूरिया होता है, जो नाइट्रिक पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालने का काम भी करती है। ठीक है ना। कोशिकाओं में कोशिका के अन्य घटक और यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। देखो, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चीज पच रही है तो ये मत सोचना कि अपने पेट में जाके पचती है, नहीं। पचने का मतलब है यूज में आना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, तो ये ग्लूकोज अपने कोशिका के अंदर जाके इसका दहन होता है। प्रोटीन भी वहीं पे होता है। कोशिकाओं की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। और वसा वसा तो आप लोगों को पता है, जो तेलीय पदार्थ होते हैं ना, वो वसा होते हैं। खनिज लवण की बात करें तो ये अपने को पृथ्वी से मिलते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, है ना, ये सब अपनी बॉडी को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, तो ये खनिज लवण हो गए। नमक हो गया ना, नमक हो गया, NaCl हो गया, और भी काफी सारे ऐसे तत्व हैं जो अपनी बॉडी को आवश्यक है। बिना इनके अपनी बॉडी नहीं चल सकती है। ठीक है ना। ओके, हमें इन सभी चीजों की जरूरत होती है। अगर ये सब चीजें नहीं मिलेगी तो अपना शरीर नहीं चल पाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया, विटामिन हो गए। अगर इनमें से किसी भी एक पदार्थ की डिफिशियंसी, मतलब कमी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, अपने को बीमार करने के लिए मात्र है। मतलब अगर एक भी चीज की कमी होगी तो हम तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। ओके। तो हमें सभी चीजें शुद्ध मात्रा में खाती रहनी चाहिए। अधिकांश जैव प्रक्रम कोशिका द्रव्य के भीतर ही होते हैं। अधिकांश जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम का मतलब समझ रहे हो कि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ गया उनका जो प्रक्रम हुआ, मतलब वो जो पचने के बाद जो बाहर निकलेगा पदार्थ, वो सब चीजें कोशिका के अंदर ही होता है। ठीक है। आगे है, कोशिका के भीतर वाले सभी गतिविधियों को केंद्रक नियंत्रित करता है। भाई, कोशिका के अंदर जो भी चीज हो रही है ना, श्वसन हो रहा है, दहन हो रहा है, न्यूट्रिशन निकल रहा है ना, एनर्जी निकल रही है, सबको केंद्रक निर्धारित करता है। यह वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, केंद्र की, है ना। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है। माने पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ना, उनको दृढ़ता प्रदान करती है, पौधों को क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सघनन, सघनन का मतलब होता है बहुत पास पास रूप से व्यवस्थित होती है, और उनकी संरचना सुदृढ़ दिखाई देती है। एक सोपान ऊपर, एक सोपान ऊपर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके ऊपर भी समझते हैं कि क्या इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, पौधों के सभी भागों की कोशिकाओं को छड़ाकार संरचना होती है। जो पौधे की जो कोशिका है वो छड़ाकार जैसी होती है, छड़ की जैसी होती है कोशिकाओं की संरचना, जिन्हें हम लवक कहते हैं। लवक मानी प्लास्टिड। ठीक है ना। जो छड़ाकार कोशिकाएं होती है उन्हें लवक कहा जाता है, और लवक प्लास्टिड होता है, इंग्लिश में उन्हें प्लास्टिड कहते हैं। कुछ लवक जैसे हरित लवक हो गया, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पर्णहरित होता है, ये पर्णहरित होता है ना। जो पर्णहरित, ये तभी होता है प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, है ना, भोजन बनाने का काम करता है और हमें ऑक्सीजन छोड़ने का, देने का काम करता है, हम यूं कर सकते हैं। जो उन्हें हरा बनाता है, माने जो पर्णहरित है या हरित लवक है, ये सब पौधे की जो पत्तियां हैं उनको हरा बनाने का काम करता है, क्योंकि इसमें एक रंजक होता है, हरा रंजक, और मैग्नीशियम के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। मैग्नीशियम नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्यारे बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, कौन करता है, हरित लवक। ठीक है ना। हरित लवक क्या करता है, हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हरित भागों में ये पदार्थ के भंडारण में सहायता करते हैं, और पदार्थ पादप कोशिकाओं में एक बड़ा खाली दिखने वाला स्थान भी होता है, जिसे हम रंध्रधानी, रंध्रधानी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब अहरित हरित भागों में ये पदार्थों के भंडारण में सहायता करते हैं, माने हरित जो लवक होते हैं ये पदार्थों के भंडारण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और काफी बड़ा भाग होता है। और इसके अंदर रसधानी भी होती है, मानी जो रस को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो रसधानी होते हैं ना।
यह पादप कोशिका को महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने, अपशिष्ट पदार्थों को छुटकारा पाने और कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही यह पौधे को दृढ़ता और अवलंब प्रदान करती है। चलिएगा माय डियर, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। जंतु कोशिकाओं में धनिया प्राय अनुपस्थित होता है। धानिया प्राय अनुपस्थित होता है, और यदि होती भी है तो सामान्यतः छोटी होती है। ये कोशिकाएं, ये छोटी धानियां पानी में घुले हुए पदार्थों को संग्रहित करती है। अतः कोशिका तरल पदार्थों का एक थैला मात्र नहीं है, अपितु यह कई विभिन्न भागों से बनी एक जटिल संरचना है, और इसमें प्रत्येक का अपना विशेष प्रकार्य होता है, और यह कोशिका और साथ ही संपूर्ण जीव के लिए कार्य करना संभव बनाता है। कोई भी जीव यदि कार्य करता है तो कोशिकाओं से मिलने वाली एनर्जी के माध्यम से ही कार्य कर पाता है। बिना इनके माध्यम से बनी जो एनर्जी है, हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर 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 मैं कहूँ कि अपने को कोशिका एनर्जी नहीं दे तो हम कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कोशिका हमें एनर्जी देगी तभी हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, अन्यथा कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। चलते हैं आगे। आगे चलिए, और ये देखिए कोशिका अपने को दिखाई दे रही है। ये तो है जंतु कोशिका। ठीक है ना। क्या जो है जंतु कोशिका है, मतलब मानव में अपने में जो कोशिका है, पशुओं में कोशिका है, पक्षियों में कोशिका, वो ये ऐसे वाली होती है। और ये जो कोशिकाएं दिख रही, ये है आपकी पादप कोशिका। ठीक है ना। संरेखित चित्रण है इसका, मतलब एक छड़नुमा दिखाई देती है ये, तो ऐसे दिखाई देते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति इधर भी होती है, और इसके अंदर कोशिका उसमें भित्ति होती है। यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है ना, वहां पे भी झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर होती है। तो एक बात तो हमें पता लग गया कि जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में नहीं होती है, जबकि कोशिका झिल्ली तो दोनों में ही होती है, केंद्रक भी दोनों में ही होता है। अब बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक केवल और केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। ये ध्यान रखना है अपने को। जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक नहीं होता है। अगर केंद्रक कोशिका द्रव्य की बात करें तो दोनों में ही होता है ना। इधर भी होता है कोशिका द्रव, इधर भी होता है। रसदानी की यदि हम बात करें तो रसदानी केवल और केवल कहाँ मिलती है? जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है ना। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जंतु कोशिका में भी मिलता है और पादप कोशिका में मिलता है। तो ये इनके अंदर कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है ना। तो समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या उपस्थित है, क्या क्या अनुपस्थित है। अब हम कोशिका की मूल संरचना को समझ चुके हैं, और अब हम यह भी समझ गए हैं कि पादप और जंतु कोशिकाएं आकार और संरचना में भिन्न होती हैं। क्या भिन्न जंतु कोशिकाएं भी आकार और संरचना में समान होती हैं, सॉरी भिन्न होती हैं? इस संरचना में भी थोड़ा सा भिन्न होता है ना। यह गोल टाइप की दिखाई देती है, वो छड़नुमा दिखाई देती है, तो थोड़ा फर्क है। तो कोशिका के आकार और संरचना में भिन्नता। तो मानव की पेशी कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं दर्शाई गई हैं। आप इनमें समानताएं और भिन्नताएं देख सकते हैं। ठीक है। ओके। एक पेशी कोशिका तर्क रूपी माने स्पाइंडल, तर्क रूपी माने स्पाइंडल होती है, और जबकि एक जबकि एक जबकि एक तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी और शाखित होती है। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, जबकि कुछ अन्य लंबी एवं पतली होती हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या
भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिकाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों दिखाई देती है? क्या कोशिकाओं का आकार और संरचना उनके कार्य पर से संबंधित है? बिल्कुल। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये जो है पेशी कोशिका है, और पेशी कोशिका बहुत मजबूत होती है। ये तंत्रिका कोशिका है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है, तो ये अलग ही टाइप की होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं का विशिष्ट आकार, आमाप, संरचना उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कोशिकाएं शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में कैसे सहायता करते हैं, आइए समझते हैं। तो अपने आपने गतिविधि 2.3 में देखा है कि कपोल का मतलब समझ रहे हो, अपने गाल की जो आंतरिक कोशिकाएं पतली और चपटी होती हैं, ये कपोल की आंतरिक सतह एवं सुरक्षात्मक परत बनाती है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। मान तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं ना। और ये हमारे शरीर में संदेश ले जाती है, माने संदेश को लाने और ले जाने का काम करने का काम तंत्रिका कोशिकाओं का है, माने न्यूरॉन्स का ही है। इनका दीर्घीकृत आकार और शाखित संरचना इन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और संदेशों को शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार पादप कोशिकाएं भी भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। पौधों में भी कोशिकाएं आयताकार, लंबी, अंडाकार, यहाँ तक कि नलिकाकार भी हो सकती हैं। और कुछ पादप कोशिकाएं लंबी नलिकाएं बनाती हैं जो पूरे पौधे में पानी पहुंचाने में सहायता करती है। आप पहले ही कक्षा 7 में पाचन तंत्र के विषय में पढ़ चुके हैं, और पाचन तंत्र के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। भोजन नली में पेशी कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है। मानी बोल रहा, भोजन नली में पेशी कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं लहर की तरह संकुचित और शिथिल होती है, जिससे भोजन अमाशय तक पहुंचता है। यह गति इसीलिए संभव है, यह गति इसीलिए संभव है क्योंकि पेशी कोशिकाएं पतली और लचीली और तर्कु रूपी होती हैं। आमाशय में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। आमाशय की भित्ति में स्थित पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में सहायता करती हैं। आमाशय के आंतरिक प्रस्तर में स्थित अन्य कोशिकाएं पाचक रस और अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो भोजन को विघटित करने में सहायता करते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर पाचन को संभव बनाते हैं। सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या हैं? चलिए, सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या हैं, आइए उनके बारे में जानें, थोड़ा सा सीखें, है ना। और आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे ही रहा होगा, ये मानव शरीर है। मानव शरीर में यहाँ एक तो है कोशिका, ठीक है। और ये कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। ये एक तरीके से ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। और ये अंग तंत्र है। अंग तंत्र का मतलब है ये आपकी पूरा मुंह से लेकर यहाँ तक ये आपकी होगा इसोफिगस कह सकते हैं इसे। अमाशय होगा, स्टमक है, फिर इसमें छोटी आंत बड़ी आंत दोनों आ गई हैं, ठीक है। और जीव के शरीर में संगठित स्तर, ठीक है, ये केवल खाने का ही है ना। आप समझिएगा कि हमारे शरीर का जटिल रूप में संगठित होता है। जो हमारा शरीर है वो जटिल रूप में संग्रहित होता है ना, संगठित होता है। नॉर्मल शरीर नहीं है अपना, बहुत जटिल है, ठीक है ना। नॉर्मल नहीं है, क्या है, बहुत जटिल है, कठिन है।
और कोशिका जीवन की एक मूल इकाई है, ठीक उसी तरह जैसे ईंट दीवार की मूल इकाई है। समान कोशिकाओं का एक समूह एक प्रकाश एक का उत्तक बनाता है, माने समान कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। विभिन्न उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जो शरीर का एक प्रमुख कार्य करता है। सभी अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण जीव बनाते हैं, जैसे कोई पौधा या जंतु। सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें वो कोशिका है। कोशिका काफी सारी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, काफी सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और काफी सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र बनकर एक पूरे जीव का निर्माण होता है। संगठन के ये स्तर हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि किस प्रकार कोशिकाओं जैसे सरल निर्माण खंड एक साथ मिलकर एक जटिल जीव की संरचना करते हैं। जटिल जीवों का जीवन एक एकल कोशिका अंडे से आरंभ होती है, जिसे भी किसी भी जीव के अंडे में बार बार विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं से निर्मित एक पूर्ण जीव बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है और मानव सहित सभी जंतु एवं पौधे बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण। मतलब अपना जो शरीर है ना, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं अपने शरीर में, ठीक है। और कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। शतुरमुर्ग का पीतक का मतलब होता है अंडे का पीला भाग, सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है। मतलब इसके अंदर केवल एक कोशिका है। कितनी कोशिका है? एक कोशिका है और ये सबसे बड़ी कोशिका है, हम कहें अब तक की ज्ञात है ना। इसका व्यास 173 मान 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर मानी का होता है। अंडे में अतिरिक्त कोशिकीय पदार्थ होता है, जो सुरक्षा के लिए एक खोल और एक सफेद तरल कोशिका को उसके भीतर नियंत्रित विकास के समय पोषण देता है। माने एक सफेद तरल कोशिका को उसके भीतर विकास के समय पोषण देता है। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? वीडियो तो काफी बड़ा बन गया 53 मिनट का, इसको 2 भागों में हम करेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या है पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। मानी कुछ जीव केवल एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, एक कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक कोशिका से बने होते हैं। कुछ कवक, शैवाल अनेक कोशिकाओं मानी बहुकोशिकीय होते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, मानी सभी जगह पाए जाते हैं। जल हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गई, जहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। परंतु इनकी कोशिकाएं कैसे दिखाई देती हैं? क्या ये उन पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के समान होते हैं? समान है। इनके विषय में हम अभी पढ़ा है अथवा ये अलग है। सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें पुनः सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा, जो उनके आमाप को आवर्धित कर देती है। हम इन्हें देख सके वैज्ञानिकों ने एक कम लागत का कागज का और लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी विकसित किया है,
जिसे सरलता से मोड़कर रखा जा सकता है। यह सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन क्षमता वाले प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी जैसे विवरण प्रदान नहीं कर सकता। तथापि इनकी सहायता से अनेक लोगों के लिए सूक्ष्मदर्शी संसार को देखना संभव हुआ है। आइए हम सूक्ष्म जीवों के रोचक संसार को निकट से देखें। ठीक है, तो ये एक क्रियाकलाप है। हम ये तालाब पर जाएंगे, वहां पे देखेंगे, रुद्र जल का अवलोकन करेंगे। एक पात्र लीजिए, पात्र जानते हो आप लोग, कोई सा भी अपने शिक्षक या बड़ों की सहायता से उसमें तालाब के जल या रुद्र जल को एकत्रित कीजिए और बिंदुपाती की सहायता से तालाब के जल या शुद्ध जल की एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डालिए। बिंदुपाती का मतलब होता है ड्रॉपर की सहायता से ना, एक ड्रॉपर होता है, इंग्लिश में ड्रॉपर कहते हैं बिंदुपाती को। एक कवर स्लिप लगाकर उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखिए। तालाब के जल या रुद्र जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अवलोकन करना है अपने को। आइए मर्दा मर्दा आइए मर्दा का निलंबन और अवलोकन करें। एक बीकर लीजिए और उसमें अपने आसपास के खेत या उद्यान से थोड़ी सी नम मृदा एकत्रित कीजिए। एक मृदा एकत्रित करने के लिए चम्मच या दस्ताने का उपयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बीकर में थोड़ा सा जल डालिए और एक उसे कांच की छड़ से हिलाइए। यह तरल पदार्थ जो देखने में गंदा लग सकता है, वह मृदा के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त होता है और इसमें मृदा निलंबन कहते हैं और इसे कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए। एक मिश्रण को बीकर की तली में बैठने दीजिए। जो मिश्रण है उसको तली में बैठने दीजिए। बिंदुपाती मानी ड्रॉपर द्वारा अपनी ऊपरी परत से पानी की एक बूंद लीजिए और इस बूंद को सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर रखिए। इसे कवर स्लिप से ढक दीजिए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अवलोकन कीजिए। आप क्रियाकलाप 2.4 में देखे गए जीवों के समान छोटे गतिशील जीवों का अवलोकन कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि मृदा निलंबन में भी कई प्रकार के छोटे जीव होते हैं जिन्हें नग्न नग्न आंखों से नहीं देख सकता है। ऐसे छोटे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव माने सूक्ष्म का अर्थ है कि बहुत छोटे एवं जीव का अर्थ है कि जीवित प्राणी कहते हैं। आइए क्रियाकलाप 2.6 क्रियाकलाप 2.6 का अध्ययन करें। कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एक समूह ने क्रियाकलाप 2.4 और 2.5 किए। उन्होंने पुस्तकालय और इंटरनेट से भी जानकारी एकत्रित की। विद्यार्थियों ने तालाब के जल के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को तालिका 2.1 में मृदा के निलंबन के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को ठीक है ना, ये इसमें कुछ नॉर्मली चीजें हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों ने सूक्ष्म जीवों की पहचान प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु के रूप में की। माने प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक के रूप में की। आप उपरोक्त क्रियाकलाप को स्वयं ही करके देख सकते हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के जीव मिलते हैं तो आप उन्हें अभिलिखित कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजोआ। ठीक है, जिसे अमीबा भी कहते हैं। ये एक कोशिका है, गतिशील और अनियमित आकार का होता है। मन देखो कैसा आकार इसका दिख रहा है। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम को भी एक प्रोटोजोआ ही है ना। ये भी एक कोशिका है जो विशेषीकृत संरचनाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करती है। शैवाल भी जिसे हम काई भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पानी भरा होता है वहाँ हरी हरी सी एक परत जम जाती है और जिस पे पाँव रखते हैं वो फिसलन का काम करती है। एक कोशिका हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है एवं संचलन विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से होता है। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं। यहाँ पे ब्रेड के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसी फफूदी जम जाती है जो रोम रोम से दिखाई देते हैं, है ना। पर्णहरितहीन शाखित तंतु जिसमें
थैली जैसी संरचना होती है। ये ब्रेड पर फफूंदी जमती है, बहुत नुकसानदायक होती है। ये फफूंदी कवक है, ये भी उस पे जमती है, काफी सारे छोटे छोटे पोर्स बना देता है, रुईनुमा संरचना बना देती है। ये शैवाल है, ठीक है ना, गोलाकार एवं पर्णहरित हरे रंग की उपस्थिति के कारण होते हैं ये। जीवाणु है ये, गोलाकार, कामा, सर्पिल, छड़ाकार एवं लंबे बाल जैसी संरचनाएं तथा कोशिका के चारों ओर छोटे जैसे छोटे छोटे बाल उभारती है। ये ना दिख रहा है ना, अलग अलग आकार की है। इन्हें बड़ा करके देखा जा सकता है, 100 से 400 गुना आवर्धित करके आसानी से हम देख सकते हैं। क्या आपके संज्ञान में है क्या? जीवाणु सूक्ष्मदर्शी और अकोशिकीय होते हैं। जो जीवाणु हैं वो सूक्ष्मदर्शी है और अकोशिकीय होते हैं, मतलब सॉरी विषाणु जो होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं उनको, और अकोशिकीय होते हैं, मतलब कोशिका नहीं होती। विषाणु जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करने पर गुणन करने लगते हैं। मानिए जो विषाणु है जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके अपने आप की जो वृद्धि है ना बढ़ाने लग जाते हैं। गुणन का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, कि अपनी वृद्धि करने लग जाते हैं। ये पौधे जंतुओं अथवा जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं और रोग उत्पन्न कर सकते हैं। माने जो विषाणु होते हैं इसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं, और ये रोग उत्पन्न का काम करते हैं। सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम अगले वाले भाग के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसीलिए मैं हर चीज इसके अंदर ले रहा हूँ, तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, और ये भी 1 घंटे का हो गया है। और अगर हम इसको पूरा करें तो लगभग ये 2 घंटे में होगा, क्योंकि अभी आधा चैप्टर बाकी है। मैं नहीं चाहता इतना बड़ा इस चैप्टर को करना, इसीलिए प्यारे बच्चों हम मिलेंगे अगले वाले भाग में इसके में। और आप लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और कक्षा 8 की मैथमेटिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है। आप लोग वहां जाके कक्षा 8 की न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप जाके अध्ययन कर सकते हैं। आने वाले समय में जल्द ही हम इनके साथ जो सारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा देंगे बचे हुए। ओके, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। Please comment our session.